Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutoria.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 22, Inheritance. Let's start. Have you ever noticed that kittens look like cat and even you look like your parents? इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, inheritance. Inheritance is defined as the transfer of genetic material from the parents to the offsprings. और इसी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. इनहेरिटेंस को सबसे पहले जॉर्ज मेंडल ने स्टडी किया था. दैट्स वाई हम जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं. ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्ली प्लांट एंड बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स ही फॉर्मुलेटेड 2 लॉज एंड दीज लॉज आर नॉन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. पहले लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं एंड द सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हम इन सब को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके एक्सपेरिमेंट और उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं. एज यू नो कि मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया था और उसने इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी किया था और उसने कुछ मैकेनिज्म और कुछ पैटर्न्स यूज किए थे टू स्टडी द इनहेरिटेंस इन द पी प्लांट. सबसे पहले उसने स्टडी किया था इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल ट्रेट विच इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की थी अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. इसलिए हम इसके लॉस को डिस्कस करने से पहले उनकी इसी टर्मिनोलॉजीज को गो थ्रू कर लेते हैं. ह्यूमन डीएनए कंटेन जीन्स एंड वी हैव वन जीन एलिमेंटेंस, द वर्ड यूज्ड बाय द मेंडल, फ्रॉम ईच पेरेंट. और इसीलिए हमारे पास एक जीन की 2 वैरायटीज होती हैं. इस वैरायटी को हम अलील कहते हैं. अलील के लिए मेंडल ने फैक्टर का वर्ड यूज किया था. एक जीन की 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जो है वो म्यूटेशन से अराइज होती हैं और वो क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होती है. और यही पेयर्स जो है वो लोकेटेड होते हैं आपके जीएनए में, और ये सारे मिलके जीन्स आपकी जीनोटाइप बनाती हैं. और ये जीन्स कंट्रोल करती है आपके एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल ट्रेट को, और इसको हम फिनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें. मैंने अभी जो क्लोथ्स पहने हैं वो मेरी वार्डरोब से हैं, लेकिन आप में से कोई भी मेरी वार्डरोब नहीं देख सकता. सो माई वार्डरोब इज जीनोटाइप. लेकिन मैंने अपनी उस वार्डरोब में से जो क्लोथ्स सेलेक्ट किए हैं, जो हिजाब और अबाया अभी मैंने पहना हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है. सो इट इज दी फिनोटाइप. ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी फिनोटाइप होती है वो टोटली डिपेंडेंट होता है आपकी जीनोटाइप में. मींस अगर आपकी जीनोटाइप के अंदर ब्लू आई कलर नहीं होगा तो आपकी आईज में भी ब्लू कलर नहीं आ सकता. हर जीन के पास 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ अलील्स होते हैं. उन अलील्स में से एक अलील जो होता है वो एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप में, यानी आपके फिजिकल फीचर में. इसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर. और जो अलील फेल हो जाता है, जो फिजिकल फीचर्स में शो नहीं होता, वो आपकी जीनोटाइप पे प्रेजेंट होता है और उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं. और उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं लिखने के लिए. अगर आपके पास जो अलील्स रिसीव हुए दोनों आइडेंटिकल हैं, मीन्स कि दोनों अलील्स डोमिनेंट हैं या दोनों अलील रिसेसिव हैं, तो उस कंडीशन में आप होमोजाइगस होंगे. लेकिन अगर आपके पास ऐसा पेयर ऑफ अलील आया है जिसमें एक अलील डोमिनेंट है और एक अलील रिसेसिव है, तो उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं. हेट्रोजाइगस ट्रेट के अंदर क्योंकि आपके पास डिफरेंट अलील होते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर डिसाइड होता है कि जो डोमिनेंट अलील होगा सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा और जो रिसेसिव अलील होगा वो आपकी जीनोटाइप में तो प्रेजेंट होगा लेकिन फिजिकल फीचर में अपीयर नहीं होगा. मेंडल्स ने जब इनहेरिटेंस का सिंगल ट्रेट को स्टडी किया था तो उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया था. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेट्स या अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट सेपरेट होते हैं और आपके हर गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ दैट जीन यानी कि एक ही अलील आएगा. सो अकॉर्डिंग टू मेंडल हर जनरेशन के पास रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आएगा उसके पेरेंट्स का. बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप डाइस को रोल करें तो आपके पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स ऑब्टेन होते हैं, और ये जो नंबर्स आप लेते हैं ये ना आपकी पिछली डाइस रोलिंग की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ना ही एक नंबर दूसरे नंबर पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं. मोनोहाइब्रिड ट्रेट की मैकेनिज्म और पैटर्न स्टडी करने के बाद उसने 2 ट्रेट को साइमल्टेनियसली स्टडी करना शुरू किया और इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. और फिर उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हुए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉर्मुलेट किया. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ each pair of allele will assort independently of other allele during the gamete formation. मेंडल्स को ये आप याद रखें कि ये सारा कुछ 1860 में हुआ था.
उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थी वो इतनी एडवांस नहीं थी कि वो आपके डीएनए या क्रोमोसोम्स को देख सके। तो एट दैट टाइम मेंडल को डीएनए एंड क्रोमोसोम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज अब हमें पता है कि हमारे एक सिंगल क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स होती हैं, और जब एक क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन में मूव करता है इन द गैमेट, तो वो अपने साथ वो सारे जो पेयर्स उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे जीन्स के, वो लेकर जाएगा। और फिर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की बजाय 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए मेंडल्स के जो लॉस थे वो हम सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे सिनेरियोस के ऊपर पूरे नहीं उतरते। इनमें 2 एक्सेप्शन बहुत फेमस है। उसमें पहली एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी कोडोमिनेंस की है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब आपका डोमिनेंट अलील आपके रिसेसिव अलील को टोटली हाइड नहीं करता, और आपके डोमिनेंट के साथ साथ आपका रिसेसिव अलील भी एक्सप्रेस हो जाता है, और आपके पास जो फिनोटाइप आएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो ब्लेंड होगा ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करूंगी तो जो हेटेरोजाइगस न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो पिंक कलर का होगा, यानी रेड और वाइट का ब्लेंड। दिस इज नॉन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और फिर आती है बात कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग के अंदर जो दोनों अलील्स होते हैं, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, और आपके पास दोनों वैरायटीज जो होती है वो आपकी शो होती है। दिस इज नॉन एज कोडोमिनेंस। मेंडल्स ने जब पी प्लांट को स्टडी किया था तो वो काफी सिंपल था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो समटाइम्स इवन ह्यूमन के अंदर भी एक ट्रेट मोर देन अ सिंगल कॉपीज ऑफ अलील कंट्रोल करी होती है, यानी एक जीन की हमारे पास 2 से ज्यादा वैरायटीज भी होती हैं। इस फिनोमेना को हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं फॉर अ सिंगल जीन। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, आपके जीनोटाइप में अगर A जीनोटाइप प्रेजेंट होगा तो आपकी ब्लड सेल्स के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होगा जिसको हम A एंटीजन कहेंगे। उस A एंटीजन के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो B एंटीबॉडीज होंगी, और इसके अंदर जो आपका जीनोटाइप होगा वो या तो A होगा या AO होगा। देन जो B ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन आपकी रेड ब्लड सेल्स पे होंगी वो B होंगी, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी आपके ब्लड में वो एंटीबॉडीज A होंगी, और इस केस में जो जीनोटाइप होगा वो BB या फिर BO होगा। AB ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपके पास दोनों जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं A और B वो आपके रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होंगी, और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, और आपका जो जीनोटाइप होगा वो AB होगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसके हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आपके दोनों जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो दिस इज द कोडोमिनेंस। देन आपके पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा वो O होगा। उस केस में आपके पास कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन रेड ब्लड सेल्स पे अटैच नहीं होंगी, और एंटीबॉडीज आपके पास एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B होंगी, और इसकी रीजन ये होगी कि आपके जीनोटाइप में कोई भी आपके जीन्स में A या B की जीन्स नहीं थी जो कि एंटीजेंस प्रोड्यूस कर सकती। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसको हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसको भी स्टडी करने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। आपके पास जब RH पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि आपके पास एंटीजन RH की प्रेजेंट होंगी, और इसके जीनोटाइप में या तो आपके पास D होगा या फिर आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, और उसमें एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस नहीं होंगी। और फिर उसके बाद जब आपके पास RH नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि आपके पास एंटीजेंस एब्सेंट हैं, और ये जीनोटाइप रिसेसिव होता है, और इसमें आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं और उनका जो फीटस होता है उसमें अगर आपके RH की इनकम्पैटिबिलिटी आ जाए तो देन आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। फेटालिस में ये उस टाइम कंडीशन होती है जब आपकी मदर और आपका जो फीटस होता है उसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, और जब मदर का RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव होता है तो उस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी में, और ये उस टाइम भी होगा जब आपका मदर और जो फीटस होगा उसका ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगा, और ये नॉर्मली बहुत रेयर कंडीशंस में होता है।
फिर हमारे पास आती है बात पॉलीजेनेटिक एंड एपिस्टेसिस की। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि मल्टीपल अलील्स और मल्टीपल जीन्स डिफरेंट हैं। मेरे पास हिजाब की मल्टीपल वैरायटीज होंगी, सो दिस इज दी जीन मेरा हिजाब है और मल्टीपल वैरायटीज आर द अलील्स। लेकिन जब पॉलीजेनिक का मतलब ये होगा कि मल्टीपल जीन्स एक ही ट्रेट को कंट्रोल करी होंगी। इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके स्किन कलर होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं एक और फिनोमेना की विच इज नॉन एज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये बात मैंने बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स लोकेट होती हैं और उस वजह से आपकी जो एक जीन है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को हाइड भी कर सकती है और उसको एक्सप्रेस भी करवा सकती है। तो इसको हम जीन इंटरफेरेंस कहते हैं। जीन इंटरफेरेंस, जो जीन इंटरफेयर कर रहे होते हैं उसको हम एपिस्टैटिक जीन या इनहिबिटिंग जीन कह रहे होते हैं और जिस जीन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। और इस फिनोमेना के अंदर हम इसको पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में ही स्टडी करते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है। एपिस्टेसिस की सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल कोट कलर है लैब्राडोर रिट्रीवर के अंदर। फिर अब हम बात करते हैं जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। जीन लिंकेज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर हैपेंस टू इनहेरिटेड टुगेदर। और जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं और जब एक क्रोमोसोम मूव करेगा तो वो अपने साथ अपनी सारी जीन्स लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रोमोसोम में 300 जीन्स हैं तो जब वो गैमेट फॉर्मेशन में एक गैमेट में जाएगा तो उसके साथ वो सारी 300 जीन्स जो हैं वो साथ जाएंगी। अगर ये जीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होंगे तो इसको हम ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं और अगर ये जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे होंगी तो इसको हम सेक्स लिंकेज कहते हैं। इस क्रोमोसोम का ताल्लुक जीन्स के साथ एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन जो था उसने 1910 के अंदर फ्रूट फ्लाई के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने आइडेंटिफाई किया था द रोल ऑफ द क्रोमोसोम इन द हेरिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उसने कंक्लूड किया था कि जो जीन्स सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होंगे। जब एक क्रोमोसोम मूव करेगा तो उसके साथ वो सारे जीन्स भी मूव करेंगे। फिर अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। हम सबको पता है कि मेल एंड फीमेल का डिफरेंस हमें फिजिकल फीचर में नजर आ रहा होता है, लेकिन इस फिजिकल फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास जो जीन्स या जो क्रोमोसोम काम कर रहे होते हैं उनको हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स कहते हैं। There are certain pattern that is followed by the organism for sex determination. इसमें सबसे पहले है X, Y and XX टाइप। ये सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न ड्रोसोफिला, मैन और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। इस केस में मैन जो होता है वो हेटेरोजाइगस होता है यानी XY और फीमेल होमोजाइगस होती है, इट मीन्स XX। फिर हमारे पास XX एंड XO होता है। इस कंडीशन के अंदर जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और जो फीमेल होती है उसके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। देन हमारे पास XXXY टाइप ऑफ WZ एंड WZZ टाइप होती है। ये पैटर्न बर्ड्स के अंदर होता है, लेकिन ये रिवर्स होता है। इस केस में जो फीमेल होती है वो हेटेरोजाइगस होती है और जो मेल होता है वो होमोजाइगस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। जो ट्रेट्स सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेक्स लिंक ट्रेट कहते हैं और हम ह्यूमंस के ऊपर नॉर्मली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लैब के अंदर, इसलिए इन सेक्स लिंक ट्रेट के पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं जिसको हम पेडिग्री कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट्स: एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और उसके अंदर आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ऐसी फॉल्टी जीन्स होती हैं जो कि म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और फिर वो जीन्स जो हैं वो डिफरेंटली एक्सप्रेस होती हैं मेल एंड फीमेल में। इसी वजह से जो आपके जेनेटिक डिजीजेस होते हैं वो हेवनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। यानी मेल एंड फीमेल में ये जेनेटिक डिजीज जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंटली एक्सप्रेस होंगे। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन डिजीजेस हीमोफीलिया है, यानी कि ये वो डिजीज होता है जिसके अंदर इंजरी के बाद ब्लड क्लॉट नहीं होता और ये एक रेयर एक्स लिंक क्रोमोसोमल डिजीज है। फिर उसके बाद हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस आती है। हम सब तो नॉर्मली कलर्स देख सकते हैं, लेकिन एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये डिजीज भी हेवनली इन्फ्लुएंस्ड होती है सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। और आखिर में हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है और ये भी एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। फिर अब हम बात करते हैं सेक्स रिलेटेड ट्रेट की। आपके पास सेक्स रिलेटेड ट्रेट में 2 तरह के होते हैं। पहला है सेक्स लिमिटेड ट्रेट, यानी कि ऐसा ट्रेट जो कि मेल और फीमेल में जिसकी जीन्स प्रेजेंट होंगी लेकिन सिर्फ दोनों में से एक के अंदर ही एक्सप्रेस होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट बॉडी फीचर या बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल,
जो बियर्ड की जीन्स वुमेन के अंदर भी प्रेजेंट होगी, लेकिन एक वुमेन बियर्ड ग्रो नहीं करेगी बिकॉज बियर्ड इज ओनली ग्रोन बाय द मैन। बिल्कुल इसी तरह जो काउज होंगी उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की। ऐसे जीन्स जो कि मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं किसी एक सेक्स के अंदर बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल, जो बाल्डनेस होगी वो मेल के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस होगी, फीमेल के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन फीमेल में वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू द मेल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल। आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutoria.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.